कोई चीज चालू होने वाली होती है तो जनता कहती है अरे 10 बजे का टाइम है, 11 बजे तक चलेंगे, 12 बजे तक चलेंगे। पर यहाँ 10 बजे के अंदर अंदर यहाँ पे पहुंच चुके हैं टोटल 978 लोग। अगले 1 मिनट में 1000 की जनसंख्या क्रॉस होने वाली है। और 1000 आदमी सेशन चालू होने से पहले अगर किसी सेशन में बैठे हो तो मैं समझ सकता हूं कि पिछले हफ्ते से आप कितना बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो सर आपकी बेसब्री का जो इंतजार है अभी खत्म होता है। और जैसा मैंने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, दुनिया कहती है। अगले 4 घंटे आपके जीवन के बेहतरीन चार। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? राहुल जी सुबह 10 बजे बुला तो लिया, देखो 1200 लोग बैठे हुए हैं। हम बताओ क्या कवर करवाओगे? सर छोटी सी बात बताएंगे कि व्यापारी और सीईओ, जब क्लास का नाम ही व्यापारी टू सीईओ है तो पहले बताएंगे व्यापारी क्या होता है, सीईओ क्या होता है। फिर हम बात करेंगे अगर बिजनेस को बिजनेस बनाना है तो 4 बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं जो बिजनेस को बिजनेस बनाते हैं। फिर अगर बंदे 4 बिल्डिंग ब्लॉक में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में 3 कोर स्किल क्या है और एक सामान्य व्यापारी उन 3 में क्या गलती कर देता है, और अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट जिसका बेहतरीन है वो ऐसा क्या राज जानता है। फिर हम बात करेंगे कि यार मार्केटिंग में व्यापारी से क्या गलतियां हो रही है और सीईओ कैसे बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। हम बात करेंगे कि यार व्यापारी सेल्स में क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और सीईओ की क्यों दिनों दिन ग्रोथ होती जा रही है। फिर हम बात करेंगे फाइनेंस में व्यापारी क्यों अटका हुआ है, न सेल हो रही है, सेल हो रही है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है तो कैश नहीं है, और मैनेज जो सीईओ है दिनों दिन नया एक्सपेंशन कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है। तो बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस के 4 आयाम को समझेंगे, उस सभी आयाम में व्यापारी की गलती समझेंगे, सीईओ के सीक्रेट समझेंगे, और ये समझेंगे व्यापारी और सीईओ में आखिर डिफरेंस है क्या, ये अलग कैसे हुए। डन। एंड फाइनली समरी करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भाई लोगों को दे देते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन, भैया चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। मेरे को इस समय सामने मेरा सिर्फ कैमरा दिख रहा है, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं। मुझे इतना अंदाजा है कि हाँ आप 1300 लोग हो चुके हैं अभी, और ये धीरे धीरे जनसंख्या इस तरह से 2000 2500 तक जाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं। मैं आपकी उपस्थिति को ऐसी मैं आपकी चैट से ही महसूस कर सकता हूं कि भैया भाई लोग चैट कर रहे हैं। जब मैं पूछता हूं आर यू रेडी तो हाँ लिखते हैं कि नहीं। मैं लिखता हूं आपको क्या लगता है, खुद को नंबर दीजिए, खुद को रैंक दीजिए। तो आपके रेस्पॉन्स से मैं जज कर पा रहा हूं कि हाँ भैया इतने लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये बैठे हैं काम कर रहे हैं, और आपकी उपस्थिति से मेरे को भयंकर एनर्जी मिलती है। डन। और चैट बॉक्स में एक्टिव रहने से आपका भी मन, क्योंकि अगर आप हाथ पे हाथ देंगे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस कोई कथा चल रही है, सुनोगे मजा आएगा लेकिन होगा कुछ नहीं। जब एक्टिव रहोगे, अच्छा आंखें भी सुन, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ टाइप कर रहे हैं, दिमाग सोच रहा है, जितनी ज्यादा सेंस इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा लर्निंग होगी, उतना ज्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है साहब, डन। सेकंड चीज, 100% फोकस। भैया 4 घंटे की क्लास है, 4 घंटे के लिए जो आपका एकदम सगा भाई है आपका मोबाइल, उसको थोड़ी देर साइलेंट पे कर दो। बीच में घर वालों को कह दो एक बार जाके, भाई 4 घंटे डिस्टर्ब मत करना, कुछ भी हो जाए मैं अगले 4 घंटे बिजनेस की दुनिया में डाइव लगाने जा रहा हूं। इस बीच में अगर आपका कुछ भी इशू होता है, क्योंकि 4 घंटे की क्लास है, अंदर तभी जाएगी जब पूरा फोकस होगा, तो एक बार भैया फोन को साइड में रख दो, साइलेंट कर दो, घर वालों को मना कर दो, थोड़ा लंच वंच यार दोस्त मेहमान सबको। वो आपके इंटरनेट की समस्या है, अपने घर का इंटरनेट को प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि 1500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इनके साथ कोई भी इशू है, मेरे एंड पे कोई इशू है, तो 1500 लोग इकट्ठे परेशान होंगे। अगर बीच में 15 लोग परेशान है तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है, प्लीज आपका इंटरनेट चेक कीजिए। बीच में कुछ लोगों की शंका है कि सर जी ये सेशन लाइव तो नहीं है, ये सेशन लाइव है कि रिकॉर्डेड है। तो भाई साहब आप है ना ज्ञान पे ध्यान दो, आप ये लाइव रिकॉर्डेड पे छोड़ो यार, कहां जा रहे हो। मतलब ज्ञान की बातें चल रही है, आदमी कहीं और पहुंच रहा है। चले सर, सभी बातों पे एग्री, चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे, 100% फोकस से रहेंगे, पेन डायरी लेके बैठेंगे, 4 घंटे पूरा बैठेंगे, बीच में सवाल नहीं पूछेंगे, बड़े भाई की जैसे, बड़ा भाई छोटा भाई यार दोस्त मान के सुनेंगे, टीचर वीचर नहीं है, और एक ज्ञान की बात नहीं है, बात है बिजनेस की कहानी। तो हम सुन रहे हैं एक व्यापारी की आत्मकथा। चले, लेट्स स्टार्ट द गेम। आर यू रेडी? हाउस द जोश? आर यू रेडी? हाउस द जोश? हाय सर। सर मेरी क्या आदत है स्टेज पे जाके 500-1000 आदमियों के सामने करने की, तो एक बंद कमरे में भी मैं उतनी तेज चिल्लाता हूं। मेरे को डिफरेंस नहीं पता कि अकेला बैठा हूं कि 1500 आदमी, आवाज का लेवल वही रहता है। चले चलो जी, व्यापारी वर्सेस सीईओ। व्यापारी कौन क्या कैसे। तो सबसे पहले राहुल जी ये गुत्थी का समाधान करो। हमको तो लगता है व्यापारी व्यापारी होता है, सीईओ सीईओ होता है, इनमें फर्क क्या होता है। व्यापारी और सीईओ कर दोनों ही बिजनेस रहे हैं। व्यापारी छोटे स्तर पे और सीईओ बड़े स्तर पे। 2 प्रकार के व्यापारी होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एक पहले प्रकार का बिजनेसमैन होता है जो कहता है जी ऐसा है, मैं सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक मैं व्यस्त हूं, मेरे पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है, मैं फ्री नहीं हूं। एक व्यापारी वो होता है, कहता है रोज सुबह उठना है, नहाना धोना, खाना पीना और भागना, ऑफिस दुकान फैक्ट्री, जिसका जो जुगाड़ है आदमी उसकी तरफ भागता है, दिन भर उसी में लगा रहता है, रात को आके सो जाता है, कल से वही रूटीन। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, ये रूटीन चल रहा है मेरे भाई का। ठीक, इस भाई के साथ इतनी मेहनत करने के बाद एक चीज और है, इतनी मेहनत इसको इसलिए करनी पड़ रही है, 2 कारण है। या तो इसके पास टीम ही नहीं है, ये अकेला रजनीकांत है, कहता मैं सभी काम में लगा हुआ, कोई टीम ही नहीं। या इसके पास टीम है, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी, लेकिन वो आदमी ऐसे एवरेज है कि बिना कहे काम ही नहीं करते, हर काम पूछ के करते हैं, हर काम उनको टोकना पड़ता है, हर काम उनको पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके काम होता है। इसलिए या तो टीम है ही नहीं, या टीम है पर उतनी समझदार नहीं है, इसलिए व्यक्ति सुबह से शाम तक बिजी रहता है, 365 दिन लगा रहता है। डन। उसके बाद
इतनी मेहनत करने के बाद 12 से 14 घंटे लगने के बाद रजनीकांत बनने के बाद अपने एम्प्लॉय के पीछे पड़ने के बाद भी इसकी सेल बड़ी लिमिटेड रहती है। मतलब ले दे के कुछ ही क्लाइंट है, वे आसपास के 2-5-10 किलोमीटर के एरिया से ही क्लाइंट आ रहे हैं, कोई बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहे, कोई गिनती के 40, 50, 100, 200 जो भी फिक्स क्लाइंट है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड क्लाइंट है और क्लाइंट की संख्या बढ़ती जा रही है या एरिया बढ़ता जा रहा, नहीं, लिमिटेड एरिया में लिमिटेड क्लाइंट के साथ काफी समय से काम कर रहे हैं और एक एक नया क्लाइंट ढूंढने में बड़ा बड़ा स्ट्रगल लगता है। ठीक है, एक एक पॉइंट में बड़ा बड़ा स्ट्रगल लग रहा है कि यार कैसे होगा यार, एक एक क्लाइंट बड़ी मुश्किल से जुड़ रहा है। ठीक, तीसरा ये व्यक्ति कह रहा है कि भैया प्रॉफिट बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, मार्जिन कम है, ले दे के 2 पैसे कमा भी लिए तो कैश तो जेब में बचता ही नहीं है, हमेशा कैश का टोटा, हर महीने की 25 तारीख को क्या होगा क्या होगा क्या होगा लगा रहता है। और भाई साहब फिर जेब का पैसा लगाना पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चल रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बिजनेस से कमा रहा हूं या बिजनेस में लगा रहा हूं। ये बंदा है। और इन्हीं सभी एक्टिविटी के कारण इसको भविष्य को लेकर हमेशा डर लगता है कि चल आज का दिन तो निकल गया, कल जाने क्या होगा, ये साल तो, ये दिवाली तो निकल गई, न जाने अगली दिवाली क्या होगा। बहुत ज्यादा फोकस्ड उत्साहित वो नहीं है, बस जैसे तैसे जुगाड़ चल रहा है। ये टाइप 1 बिजनेसमैन है और इन्हें मैं प्यार से छोटा व्यापारी, एमएसएमई या व्यापारी कहता हूं। आप में से कितने लोग कहते हैं कि सर जी ये वाली जो आपने बातें कही ना, ये मेरे पे फिट बैठती है कि सर जी बिजी रहता हूं, फ्री नहीं होता, टीम है नहीं, टीम है जो सुनती नहीं है, सेल बढ़ती नहीं है, सेल में स्ट्रगल है, प्रॉफिट नहीं है, कैश नहीं है, लोन ले रहे हैं और भविष्य लेकर लेके एक टेंशन सी है। इसको कहते हैं व्यापारी। ये भी व्यापार कर रहा है और ऐसे व्यापार कर रहा है। अब आपको, आप ही के बगल में देखो भाई साहब, मैं अगर टाटा का एग्जांपल नहीं दे रहा आपको, मैं रतन टाटा जी का, टाटा ग्रुप का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अंबानी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं भाई साहब जे बीजोस का नहीं दूंगा, मैं कौन सा मार्क जुकरबर्ग का भी नहीं दूंगा, एलन मस्क का भी नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा आप ही के बगल में, जहां पे आप व्यापार कर रहे हैं, जिस शहर में, जिस इंडस्ट्री में, आप ही के आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बेहतर काम कर रहा है, जिसको आप मानते हो कि यार हमारे धंधे में इसकी बात माननी पड़ेगी, यह है बंदा हमारे धंधे का। तो जिसको आपके शहर में कोई गुप्ता जी, जैन साहब, अग्रवाल, खंडेलवाल, चौधरी जी, खान साहब, जो भी आपके आसपास है, वो टाइप 2 के एक बिजनेसमैन ऐसे भी निकलते हैं जो कहते हैं मैं तो फ्री हूं। आप कहते हो राहुल जी मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, ये भाई साहब का 50 करोड़ का टर्नओवर है, मैंने इनको कभी काम करते ही नहीं देखा, मैंने इनको कभी फैक्ट्री पे ही नहीं देखा, मैंने कभी इनको दुकान पे नहीं देखा, ये हमेशा फ्री रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। इनकी जो टीम है वो सुबह शाम तक, मैं इनकी फैक्ट्री जाता हूं, ये तो कभी दिखता ही नहीं है, पर वहां इनकी टीम लगी रहती है, काम करती रहती है, ये सलंग कमा रहे हैं भाई साहब। काश ऐसा मेरे साथ होता। इनके पास टीम है भी और टीम ऐसी और है जो इनके एब्सेंस में भी लगी रहती है। जय हो इनकी भगवान, ऐसी टीम मुझे मिल जाए। सेल सर जी इनका, जैसे अभी मान ले जयपुर में माल बेच रहे हैं, तो अभी 2 साल बाद पता चलेगा जयपुर से जोधपुर, बीकानेर भी बेचने लग गए, 5 साल बाद पता चला कि तो दिल्ली भी चले गए, गुजरात भी चले गए। तो हर बार तो नया प्रोडक्ट ले आते हैं, हर बार तो ये नया एरिया बढ़ा लेते हैं, हर बार नई चीज कर लेते हैं, तो सेल इनकी बढ़ती जा रही है। इनका जियोग्राफिकली एरिया भी बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ता जा रहा है, सेल भी दौड़ती जा रही है। पता नहीं है नए नए कहां से कस्टमर ले आते हैं। और इतनी करने के बाद भी इनका प्रॉफिट शानदार, इनके पास कैश लबालब और नए नए इन्वेस्टमेंट, आज बिल्डिंग ले ली, आज जमीन ले ली, आज फलाना ले लिया, आज झिमका ले लिया, लगे रहते हैं। और आगे से आगे की प्लानिंग तैयार है। अभी जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आगे 2 साल की 5 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। यार भाई साहब काश जीवन होता ऐसा हो, लाइफ हो तो ऐसी हो, मुझे हो तो नत्थूलाल जैसी, वरना ना हो, तो बिजनेस हो तो इन जैसा, नहीं तो ना हो। इन लोगों को हम कहते हैं कि भैया ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बड़ी कंपनी के, ये कॉर्पोरेट है या बड़े बिजनेस है। चैट बॉक्स में बताइए टाइप 2 के बिजनेसमैन क्या आपने आसपास देखे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आप हो या नहीं हो, आपने क्या आसपास देखे हैं? ऐसे लोग होते हैं, आप ही के शहर में ऐसे लोग हैं, आप ही की इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो ऐसे डॉक्टर देखें, अगर आपकी फैक्ट्री है तो ऐसे फैक्ट्री वाले देखें, अगर आप दुकान वाले हो तो ऐसे दुकान वाले देखे हैं। यानी बिजनेस करने के 2 तरीके हैं, टाइप 1 तरीका, टाइप 2 तरीका। अब हम कहने जा रहे हैं कि भैया बात ऐसी है कि आप कौन सी कैटेगरी के आए, व्यापारी रहेगा सीईओ? चैट बॉक्स में बता दीजिए, जहां भी खड़े हो बना देंगे। बोले सर जी व्यापारी व्यापारी व्यापारी, तो व्यापारी हो गया सुनामी। बोले सर ये जो दुखी आदमी था ना टाइप 1 वाला, जय हूं मैं। नहीं तो सर कौन आता है, कौन कमबख्त संडे को 10 बजे उठता है, 10 बजे उठ के आपकी क्लास अटेंड करने कौन कमबख्त आता? मैं व्यापारी हूं। कई लोग कह रहे नहीं मैं सर सीईओ हूं, मेरे में थोड़ी थोड़ी सीईओ वाले गुण है। अच्छी बात है सर, आगे भी ऑडिट करेंगे आपकी, कितने बड़े सी हैं आप, चले इनपुट है, पर अप्लाई ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये उन बिजनेस के लिए चीजें हैं जो करंटली बिजनेस कर रहे हैं। मेरी नजर में ज्ञान वो है जो आज सीखो और कल से अप्लाई हो जाए, वो ज्ञान है। तो मैं आज सीख के, बिजनेसमैन आज सीखेगा कल जाके अप्लाई कर देगा, स्टूडेंट सीख लेगा, अप्लाई करने में उसको समय लगेगा। तो आप वैसे देख लीजिएगा, ठीक है सर? चलो साहब, अब बात है बिजनेस की जर्नी जब होती है, शुरुआत होती है व्यापारी से। हर व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो ना, राव जी हमारे खान साहब हैं, क्या कमाते हैं भाई, यार हमारे डॉक्टर साहब हैं, अरे चौधरी जी, जैन साहब, लड्डा जी, ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन इनको कहते हैं वाह क्या बात है, या टाटा जी, बिरला जी, वाह वाह वाह। ये शुरुआत सबकी व्यापारी बनने से हुई। ये सुबह से शाम तक लगे रहते थे, ना इनके पास टीम थी, ना इनके पास सेल थी, ना फाइनेंस थी, लेकिन शुरुआत सबकी एक जगह से होती है। कोई आदमी कितना भी है ना, कोई कितना ही बड़ा पहलवान हो, पैदा सब इतने से हुए थे। कोई कितना ही बड़ा पहलवान हो, पैदा सब इतने से होते हैं। तो हर आदमी कितना ही बड़ा सीईओ, बिजनेस की शुरुआत की तो छोटी, अब छोटी की और फिर धीरे 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 करके बन गए सीईओ। तो हम ये देखते हैं कि जब बिजनेस की शुरुआत की जाती है तो व्यापारी ऐसे होते हैं, और कुछ लोग अंत तक पहुंचते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता।
तो भैया कारण क्या? अगर बिजनेस की शुरुआत में सारे लोग व्यापारी बनने से ही चालू किए, टाइप 1 ही थे सारे के सारे, तो कुछ लोग ही टाइप 2 में पहुंचे, बाकी जिंदगी भर टाइप 1 में रह गए। मतलब 20 साल पहले भी सर हम दुकान पे थे, आज भी हम दुकान ही है, और अगले 20 साल बाद भी दुकान के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। हम ऐसे क्यों हैं? और ये सीईओ को देखो, 20 साल पहले ये दुकान पे थे और आज इनकी कई दुकानें हैं, और अगले 20 साल बाद न जाने कहां होंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों है? हमारी जिंदगी क्यों स्टक हो गई? ये हमारी जिंदगी भी स्टे ऑर्डर है क्या? आपकी जिंदगी में स्टे ऑर्डर क्यों है? तो हमने कहा भैया देखो, 90% बिजनेसमैन अगर अटके हुए हैं, 90%। ये बताओ आप है ना, ये अपनी अभी क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं पहले, क्लास खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी उठाओ, बाइक उठाओ, और ना, और मोहल्ले का चक्कर लगा के आओ, मार्केट का चक्कर लगा के आओ। आपको मार्केट में आपको टाइप 1 दुकानें कितनी मिलेगी और टाइप वाले कितने मिलेंगे? आप बोलोगे यार ये किराने की दुकान है, बहुत टाइम से मैं छोटा बच्चा था तब उस दुकान से टॉफी लाता था, आज बच्चे को दिखाता हूँ ये दुकान वहीं की वहीं, और ये सलून वाला वहीं का वहीं, ये देखो 15 साल से आटे की चक्की की दुकान है। ये सारे लाइन से 90% आप लोग देखोगे आपके बचपन में जैसे थे आज भी वैसे ही। 10% लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर 90% लोग 20 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, कुछ तो गलती कर रहे हैं, कुछ तो। और अगर सिर्फ 10% लोग ही कि राहुल जी मैं जब आता था छोटी दुकान थी, आज देखो इन्होंने क्या कर लिया, अरे इनसे मिला जब इतनी सी फैक्ट्री थी, आज देखो क्या कर लिया, तो भैया इनको कुछ तो ऐसे राज पता है जो आम आदमी को नहीं पता है। तो आज की क्लास का उद्देश्य क्या पता है? ये 90% लोग अटके तो अटके। आज मैंने कहा आपको क्या सुनाएंगे? व्यापारी की आत्मकथा। तो ये व्यापारी अटका है ना, तो ये क्यों अटका है भाई? और ये जो दौड़ गया, ये क्यों दौड़ गया भाई? तो ये जो राज थे, आज तक हम सिर्फ तुक्का मारते हैं, मेरे हिसाब से इसलिए अटक गया होगा, मेरे हिसाब से ऐसे बढ़ गया होगा। आपका हिसाब को साइड में ला डालो, आज आपको टेक्निकली साइंटिफिकली प्रैक्टिकली बताता हूं कि अटकने वाला क्यों अटक रहा है, निकलने वाला क्यों निकल रहा है। तो एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट पे करते हैं अटैक। तैयार है मेरे दोस्त? तैयार है क्या मेरे दोस्त अपनी आत्मकथा सुनने के लिए? जो बढ़ गए, क्योंकि जो बढ़ गए वो कभी अपने राज बताएंगे नहीं, वो राज है तो सीक्रेट इसलिए ना, वो बताने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तुम्हें बताएंगे नहीं, आज तुम्हें पता पड़ेगा। और तुम क्यों अटक गए ये कभी मानोगे नहीं, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इससे पहले एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं आपकी गलतियां आपको बताने वाला हूं और आदमी अपनी गलती मानता नहीं है, उसको लगती है थोड़ी सी चुभती है, बुरी लगती है, तो मुझे बताइए क्या मुझे थोड़ा सा आप अधिकार देते हो कि राहुल जी चुभाई दो आज? तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं बहुत प्यार से है ना, राजी राजी क्यूट क्यूट तरीके से बोल दूं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, ऐसे कर दूंगा, पर होगा कुछ नहीं। और दूसरा है कि मैं आपको नीम के लड्डू खिलाता हूँ, पकड़ पकड़ के धोबी पे छाड़ देता हूँ और बताता हूँ कि झांको अपने गिरेबान में, क्या कर रहे हो तुम? चुपा दे, नीम के लड्डू खिला दे, दिल दुखा दे आपका, थोड़ा दिमाग आउट कर दे। क्योंकि मैं मोटिवेशन स्पीकर तो हूं नहीं। अगर आप समझ रहे हो कि राहुल भाई मालूदिया मोटिवेशन स्पीकर है, 4 घंटे में मोटिवेट हो जाएंगे ना भाई, अपन है डिप्रेस करने की मशीन। अपन आदमी को नींद से जगाते हैं कि भाई देख तू नींद में था, तेरे को जगा दिया है, और नींद से जग के बुरा बहुत लगता है उसको। चले सर, चलो। तो फिर चुबाने को तैयार, अब आपने कह दिया आ बैल मुझे मार, अब मारेगा ये बैल। आपने कहा आ बैल मुझे मार, अब ये बैल मारेगा ही मारेगा। चलो, तो व्यापारी अटका हुआ क्यों है? व्यापारी की गलती क्या है? सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। आत्मकथा कहां से चालू होती है? बचपन से। तो व्यापारी की आत्मकथा कहां से चालू होगी? उसके बचपन से, कि कब चालू किया था उसने बिजनेस। तो बोले व्यापारी भाई लोग बताओ तुमने बिजनेस क्यों चालू किया? तो वो बोलता है कि सर जी मैंने बिजनेस चालू किया बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नौकरी करता तो 10 20 25 50 हजार रुपए की लिमिट है, ज्यादा तो आते नहीं है। अगर अनलिमिटेड पैसा है कि जितनी मेहनत उतना पैसा, उससे व्यापार में है, तो ज्यादा पैसे करने के लिए मैंने किया। मेरे को समय ज्यादा मिले, नौकरी में बंद जाते हैं सर, 10 बजे भागना, 10 बजे पहुंचना है, 6 7 बजे तक बैठे रहना है, फिर वो छुट्टी भी नहीं देता। तो मैं मेरी मर्जी से चाहता हूं, मेरी मर्जी से ऑफिस जाऊं, मेरी मर्जी से ऑफिस आऊं, मेरी मर्जी हो जो छुट्टी लूं। तो अपनी मर्जी का काम करने के लिए, आजाद होने के लिए मैंने बिजनेस की शुरुआत की। बहुत बढ़िया साहब, कि मेरा कोई मालिक नहीं होगा, मैं खुद का मालिक खुद बनूंगा। मुझे कोई मेरा मालिक है क्या? किसी का नौकर हो जाए नौकरी करूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं खुद का फ्रीडम के लिए और बहुत सारे पैसे के लिए मैंने व्यापार किया, और ताकि मेरे को टेंशन थोड़ी कम हो। मेरे दिमाग में तगड़े तगड़े आइडिया है, उन आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने किया। और मैं जिंदगी जीना चाहता हूं खुल के, कि मेरी मर्जी हो, जब छुट्टी करूं, खूब पैसे उड़ाऊं। तो ये तभी पॉसिबल है जब व्यापार हो। नौकरी में तो भैया बंधन भी है, पैसे भी लिमिटेड है, क्या करें? तो जिंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, टेंशन के लिए, आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने अप्लाई चालू किया था बिजनेस। सत्यवचन सर जी चैट बॉक्स में बता दीजिए, सत्यवचन यही कुछ कारण थे। मोस्टली 99% यही कारण थे कि हाँ सर, मोटा मोटी घूम फिर के यही कारण थे कि व्यापार चालू किया। वेरी गुड, थैंक यू सत्यवचन। लेकिन भाई साहब हो क्या रहा है जीवन में? आपने कहा था राहुल जी मैं तो बहुत सारे पैसे कमाने आया था, यहाँ तो मेरे जेब के पैसे ही लग गए, यहाँ तो मैंने लोन के पैसे लेके लगा दिए, यहाँ तो मैंने पिताजी से पैसे लेके लगा दिए, यहाँ तो मेरे पैसे, पिताजी के पैसे, ससुर के पैसे और बैंक के पैसे, सारे पैसे लगा चुके, नया तो आ ही नहीं रहा, यहाँ तो जा ही जा रहा है यार। दूसरा, सर जी नौकरी कर लेता तो सही रहता, वहां नौकरी में 10 से 6 का टाइम तो फिक्स है, यहाँ तो सुबह उठ के कभी 8 बजे भागना पड़ता है, कभी रात को 11 बजे जगना पड़ता है, यहाँ तो संडे को भी काम करना पड़ता है, होली को भी करना पड़ता है, दिवाली को भी करना पड़ता है, यहाँ तो बुखार में भी काम करना पड़ता है भाई साहब। तो यहाँ तो काम में तो मुक्ति के लिए आया था, यहाँ तो भाई साहब डबल फंस गया मैं। बिजनेस में कम से कम टेंशन होती है तो 6 बजे बाद घर जाके सो तो जाते हैं, यहाँ तो टेंशन 1 खत्म, 2 चालू, 2 खत्म, 4 चालू, 4 खत्म, 8 चालू, यहाँ तो टेंशन का अंत ही नहीं है।
और राहुल जी आइडिया तो मेरे पास पहले से ज्यादा है, पर इंप्लीमेंट कैसे करूं? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, ये रोजमर्रा के काम सलटे हैं, जब तो नए आइडिया पे आऊं तो फिर जिंदगी कैसे जिए सर? न परिवार के लिए टाइम है, ना हेल्थ के लिए टाइम है। 35 की उम्र में 45 का लगता हूं, बाल चले गए, बीपी शुगर हो गया। अच्छा भाई साहब, तो तुम बिजनेस में करने तो ये आए थे और हो तुम्हारे साथ ये गया। तो इसके दो कारण थे कि पहला कारण है कि बिजनेस है ही बुरी चीज, बिजनेस में स्ट्रगल है, दुख है, परेशानी है, टेंशन है, और किसी ने तुम्हें छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, किसी ने साबुन की शक्ल में तुम्हें झाग पकड़ा दिए, और ऐसा बिजनेस में होता ही दुख है। या दूसरा कि नहीं, बिजनेस बहुत प्यारी चीज है, बिजनेस में वास्तव में पैसा, टाइम, सब कुछ है, मुझे ही करना नहीं आया। बोलिए साहब, पहला कारण है कि बिजनेस बुरी चीज है, साबुन की शक्ल में झाग है, लेकिन लेकिन और दूसरा कि बिजनेस प्यारी चीज है, मुझे ही करना नहीं आया, मुझे ही करना नहीं आया। तो लोगों को अब एहसास हुआ कि नहीं राहुल जी, बात ऐसी है, जिस बिजनेस को सोच के गए थे कि बिजनेस ये कर देगा, वो हो नहीं रहा। इसका मतलब शायद मैं गलत सोच के साथ चला गया, या मैंने गलत कांड कर डाला। हो ही नहीं। आज आपकी गलती सुधार देते हैं, आपको बता देते हैं कि बिजनेस क्या है। तो अब बिजनेस आपने क्यों किया, कैसे किया, वो छोड़ो, बिजनेस होता क्या है वो आज बताता हूं। सुनना है? कुछ चैट बॉक्स में होते हैं ना, अपन क्लास में पढ़े होंगे, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कुछ अति इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्लास की पहली बेंच पे बैठते हैं, घर से चैप्टर पढ़ के आते हैं और टीचर की उंगली करते हैं कि सर ये तो आता है, आगे चलो, सर ये तो आता है, आगे चलो। और इस क्लास के पीछे बैठे बच्चे उनको घूरते हैं कि तू घर से पढ़ के आया, हम थोड़ी पढ़ के आए, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, हमको तो पढ़ने दे। तो अभी कुछ लोग चैट बॉक्स में ये भी कह रहे हैं, अरे ये तो बेसिक है, ये तो आता है, आगे चलो। अरे दादा, आप 10 लोगों को आता है, यहाँ पे 1907 लोग बैठे, कृपया आप 7 लोग जल्दीबाजी ना करें, 1900 लोग धीरे धीरे चलना चाहते हैं। सर मेरी स्पीड ठीक है, तेजी से तो नहीं भाग रहा, और एकदम रुक, तेजी से तो नहीं भाग रहा हूं, और एकदम मरा मरा भी नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं कि सुस्ती से चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि तेजी से भाग रहे हैं। सही है ना मामला? तो 7 लोगों को इग्नोर कर दूं मैं, ये जो कह रहे हैं भागो? ठीक है साहब, ये इन 7 में से 3 ये भी पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो नहीं है। इनको बोलो जीवन का, तुम्हारा जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सॉल्व हो रही है, और तुम्हारी यही गुत्थी पे समझ नहीं आ रही कि लाइव की रिकॉर्डिंग है। चल अब बिजनेस की परिभाषा सुन लो। बिजनेस की परिभाषा अति सिंपल, बिजनेस एक कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बिजनेस? कमर्शियल, यानी बिजनेस वो है जिसमें वस्तु सेवा का आदान प्रदान होता है, जिसमें लोगों की जरूरतें पूरी की जाती है, लोगों की इच्छाएं पूरी की जाती है, और लोगों को माल बेचा जाता है, लोगों को सर्विस दी जाती है। ये कमर्शियल। आप बोले राहुल जी मैं कमर्शियल एक्टिविटी करता हूं, माल बेचता हूं, सर्विस देता हूं, जय हो आपकी, लेकिन अभी आप 25% व्यापार कर रहे हैं। ठीक। दूसरा है इसका, इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट की इच्छा से किया गया। तो आपने राहुल जी मैं प्रॉफिट की इच्छा से ही तो करता हूं, तो बधाई हो, आप 50% बिजनेसमैन हुए। तो आप बिजनेस की परिभाषा है कमर्शियल प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट की आशा से, पैसे कमाने की आशा से वस्तु सेवा का आदान प्रदान किए जाने को व्यापार कहते हैं। ये 50% परिभाषा है, 50%। असली परिभाषा आती है, असली परिभाषा आती है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या है सर? संगठन। बिजनेस में चीज की खरीदी बेची या सेवा का लेना देना मेरे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, यह होना चाहिए एक संगठन के द्वारा। और वो जो संगठन है वो किसके साथ चले? मेरे बिना चले। क्या बोलती पब्लिक? आप में मानिए, आपने कहा सर जी मेरी दुकान है, बहुत शानदार है, माल खरीदता हूं, माल बेचता हूं, लाख रुपए महीना कमाता हूं, जय हो आपकी, लेकिन वो व्यापार नहीं है, वो दुकान है। चलो जी, दुकान व्यापार में फर्क, वो दुकान इसलिए क्योंकि जब तक आप खड़े हो तब तक दुकान चल रही है। आप चले जाओगे तो आपके बेटे को खड़ा होना पड़ेगा, बेटा चल जाएगा तो पोते खड़ा होना पड़ेगा, आपके खड़े हुए बगैर वो दुकान चलेगी नहीं। आपका कोई टीम मेंबर है नहीं उधर, आपके 4 लोग हैं नहीं, और अगर आपके 4 लोग आपके पीछे से भी दुकान चला दें तो फिर आपको मैं व्यापारी मान लूंगा। आगे बात समझ में? तो दुकान व्यापार में, फैक्ट्री और व्यापार में, और ऑफिस और व्यापार में, डॉक्टर और व्यापार में, और प्रोफेशन व्यापार में, सब में फर्क है। तो बिजनेस की पूरी परिभाषा यह है कि चीजों का खरीदना बेचना, सर्विस का लेना देना मेरे द्वारा नहीं, एक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, समूह के द्वारा किया जाएगा, जो मेरे बिना चलेंगे। तो ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी कहां अटकी हुई है, ठीक है? आपकी जिंदगी में ब्रेक कहां लगे हुए, स्टे ऑर्डर कहां है, ध्यान से सुनना। जब मैं काम करूं, ध्यान से सुनेंगे सर, जब मैं काम करूं और दुनिया कमाए, उसे क्या कहेंगे? मेहनत मेरी, कमा कोई और रहा है, उसे क्या कहेंगे? जॉब। वेरी गुड सर, ये नौकरी है। जब मैं करूं काम और कोई और कमाए तो ये नौकरी है। अच्छा, दूसरा करे काम और मैं कमाऊं तो वो क्या है? जब दूसरा काम करे और मैं कमाऊं वो क्या है? वो बिजनेस है। वेरी गुड, बधाई हो। लेकिन बात सुनो, जब मैं करूं काम, कोई दूसरा कमाए तो जॉब है, पर आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके काम करने से कोई और तो कमा नहीं रहा। आप काम कर रहे हो और आप ही कमा रहे हो, तो ये जॉब तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस में आपके बिना जनता काम कर रही है और आप कमा रहे हो, वो भी नहीं है।
तो इसका मतलब नौकरी आपको करनी नहीं है। क्या बात भाई साहब, नौकरी आपको करनी नहीं है और बिजनेस आपको आता नहीं है, तो इन दोनों के बीच का जो दलदल है उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नौकरी मैं करूंगा नहीं और धंधा मुझे आता नहीं, तो जो बीच में अटक गया वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि सर जी मैंने मेरे कंधों पे उठा रखा है व्यापार, मैं काम करता हूं, मैं ही कमाता हूं। जिस दिन ज्यादा करूंगा ज्यादा कमाऊंगा, जिस दिन कम करूंगा उस दिन कम कमाऊंगा, जिस दिन नहीं करूंगा उस दिन नहीं कमाऊंगा। मेरे कंधों पे व्यापार टिका है, यानी मैं ही एम्प्लॉय हूं। किसका? खुद का। आपने भगवान से जो कुछ वरदान मांगो सोच समझ के मांगा करो। आपने वरदान को कहा मेरा मालिक मैं ही बनूंगा, भगवान ने कहा तेरा मालिक तू ही है, लेकिन इसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है कि तेरा नौकर भी तू ही है। ऐसा नहीं कहना था कि मेरा मालिक मैं बनूं ना, आपको कहना था दूसरों का मालिक मैं बनूं, तो बिजनेस बन जाता। अपने का मेरा मालिक मैं बनूंगा, ले बन जा खुद का मालिक। आई मजे। तो पहली फंडामेंटल मिस्टेक किसी भी व्यापारी और किसी भी सीईओ की इतनी सी है कि व्यापारी को बिजनेस की ये वाली परिभाषा समझ नहीं आई कि दूसरों से काम करवा के खुद खाली बैठने को व्यापार कहते हैं। उसको ऐसा लगा कि सुबह से शाम तक बिजी रह के 2 रोटी कमा के घर ले जाने को ही व्यापार कहते हैं। एक आम व्यापारी को, एक छोटे व्यापारी को, एमएसएमई, उस किराने वाले को लगता है रोज जाके मैं ही दुकान का ताला खोलूंगा, मैं ही माल बेचूंगा, मैं ही गल्ला का हिसाब करूंगा, मैं ही शाम को लाइट बंद करके घर आऊंगा और मैं ही खर्चे निकालूंगा, यही व्यापार है। ये बिजी रह के 2 पैसे कमाना ताकि घर का भरण पोषण हो सके, इसको व्यापार नहीं कहते। ठीक है, मैं ही जाके फैक्ट्री में जाता हूं, मैं ही काम बोलता हूं, मैं ही खरीदता हूं, मैं ही बेचता हूं, मैं ही हिसाब करता हूं, मैं ही आ जाता हूं, मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही दुकान, मैं ही हॉस्पिटल में जाके सब करता हूं। भाई साहब इसको क्या कहते हैं? बिजी रह के दाल रोटी के पैसे कमाना। ये व्यापार नहीं है, यह है खुद की नौकरी खुद ही। ठीक है सर? हाँ जी साहब। सीईओ ने क्या समझा? सीईओ ने बिजनेस का असली मीनिंग समझा। उसने कहा बिजनेस का असली मीनिंग यह है कि ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसी मशीन बनाओ जो मेरे लिए काम करे। माल खरीदने बेचने का सिस्टम पैदा करो। यह है खुद की नौकरी खुद ही। ठीक है सर? हाँ जी साहब। सीईओ ने क्या समझा? सीईओ ने बिजनेस का असली मीनिंग समझा। उसने कहा बिजनेस का असली मीनिंग यह है कि ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसी मशीन बनाओ जो मेरे लिए काम करे। माल खरीदने बेचने का सिस्टम पैदा करो। उस सबसे बड़ी गलती एहसास हो गया कि आपको, कि जो आप कर रहे हो वो व्यापार ही नहीं है, वो एक सुबह शाम बिजी रहने की एक जगह है जहां से आप इतना निकाल लाते हो कि भरण पोषण हो जाए बस। इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें फ्रीडम नहीं है, इसमें मजा नहीं है। ये मजदूरी है प्रॉपर। क्या बोलती है पब्लिक? तो क्या वास्तव में असली बिजनेस कैसे बनता है सीखना चाहेंगे? तो अगले 3 घंटे आपके नाम। अगले 3 घंटे आपके नाम। अभी जो कर रहे हो उसको सॉरी, आपने कहा था कि राव जी ईगो हट कर देना, तो मैं कर देता हूं। मजदूरी कर रहे हो आप। आपकी कंपनी का जो सबसे खतरनाक नौकर है वो आप स्वयं हैं। आपकी कंपनी का सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे मेहनती, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे वफादार नौकर अगर कोई है तो आप स्वयं हैं। बाकी मोह माया है। आप दाल रोटी के जुगाड़ में लगे हैं, आप कह रहे हैं लाख रुपए खर्चा है, जैसे जैसे 2 लाख कमा ले बस, और उसके लिए दिल जान जिगर झोंकने को तैयार है। तो अगर आपको एहसास हो गया कि अच्छा भैया मैं था मजदूर, अब बनाए व्यापार, तो व्यापार बनाने के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। एक सक्सेसफुल व्यापार बनता है 4 चीजों से। पहली एम्प्लॉय से, दूसरा सेल्स से, तीसरा पैसे से, और चौथा ओनर के खुद के होने से। तो आपका कितने मजबूत हो, आपका फाइनेंस का सिस्टम कैसा है, आपकी सेल्स कैसी बाजार में, और आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, ये 4 चीजें अगर आपके कंट्रोल में है तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि व्यापार की परिभाषा क्या थी? सुनो ध्यान से। व्यापार क्या था? इट्स अ कमर्शियल, वस्तु सेवा का खरीदना बेचना। तो खरीदना बेचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एम्प्लॉय होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बिना चलना जरूरी है, तो आपका माइंडसेट होना जरूरी है। तो आपके दिमाग में इस बात का जचना कि मेरे बिना चले, और इस कारण इस सोच के साथ इन तीनों को सेट कर देने को ही व्यापार कहते हैं। आपने पूरी दुनिया से एक बात सुनी होगी, है ना, बड़े बड़े स्पीकर कह रहे हैं, किताबों में लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, सिस्टम बनाओ बिजनेस में। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम का मतलब इतना सा है कि आपके एम्प्लॉय आपके बिना काम करे, वो सिस्टम। सेल्स आपके बिना हो जाए, वो सिस्टम। और फाइनेंस का काम आपके पीछे से एकदम मस्ती से चलता रहे, ये है सिस्टम। ये तीनों काम सुचारू रूप से होते रहे आपके गैर मौजूदगी में भी, इसी को सिस्टम कहते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ज्ञान के बारे में एक चीज है, देखो ज्ञान सरल ही होता है, जो सरल है वही ज्ञान है। लेकिन कई लोगों को जिनको ज्ञान से पैसे कमाने वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ज्ञान इतना सरल हो जाएगा तो फिर पैसे कौन देगा भाई, तो इस ज्ञान को कॉम्प्लिकेट करो, इसमें फलाना डालो, ढीमका डालो, तड़का डालो, जीरा डालो। अरे कुछ नहीं भाई, बहुत आसान सा है। चले भाई साहब,
तो सबसे पहली बात सबसे बड़े दुख पे करते हैं, जो कि है एम्प्लॉय। तो जिन लोगों ने कहा था कि राहुल जी आगे चलो, धीरे धीरे चलो, भाई साहब बेस मेरे को बनाना था, मैंने बेस बना दिया है, अब करते हैं असली शुरुआत। चले भाई लोग, तो व्यापारी का एम्प्लॉय मैनेजमेंट में दुख क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आपने कहा आपकी जो जो दुख है उस पर तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन पहले अभी मैं आपकी स्थिति देख लेता हूं, अभी आप खड़े कहां पे हो। डन डन। व्यापारी की मिस्टेक क्या है? व्यापारी की मिस्टेक यह है कि उसने कभी टीम बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे चैट बॉक्स में बताना, अभी अभी आपको ज्ञान का एहसास हुआ है तो बताना आपने टीम बनाने पे क्यों ध्यान नहीं दिया, चैट बॉक्स में बताओ। क्योंकि सर पता ही नहीं था। जो मिला नहीं था वो छोड़ो, अभी उस पर तो आगे बात करूंगा। टाइम बनाने पे ध्यान, टीम बनाने पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि टीम बनाने की जरूरत ही क्या है। जब मैं अकेला दुकान पे बैठ के महीने के लाख रुपए कमा लेता हूं और मेरे खर्चे 50,000 हैं, तो अब मुझे टीम की जरूरत ही क्या है। बिजनेस की परिभाषा ही तो क्लैरिटी नहीं थी, बिजनेस में परिभाषा ही क्लैरिटी नहीं थी कि बिजनेस का उद्देश्य टीम बनाना है, हमको पता ही नहीं था, तो हमने टीम बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। अब किसी ने कहा सर पैसे थोड़े कम थे, तो सर जी पैसे इसलिए कम थे क्योंकि आप अकेले लगे थे। एक टीम आती, एक बंदा आता, वो एक्स्ट्रा काम करता, आपको थोड़ा फ्री छोड़ता, आप और भागते तो डबल काम आता। ये तो वो चक्र है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। बोले सर वो पैसा नहीं है तो एम्प्लॉय कैसे लाऊं, फिर एक एम्प्लॉय नहीं है तो पैसा कैसे कमाऊं। चले नेक्स्ट। तो इस जिस बंदे ने एम्प्लॉय बनाने पे ध्यान नहीं दिया, टीम पे ध्यान नहीं दिया, उसकी स्थिति 3 स्टेज होती है, ध्यान से सुनना सर। पहली स्टेज रजनीकांत। कई लोग कहते हैं मुझे टीम की जरूरत नहीं, अकेले काफी हूं, सेल मैं करूंगा, परचेज मैं करूंगा, सीए से बात मैं करूंगा, फाइनेंस में देखूंगा, बैंक में जाऊंगा, सारे काम मैं। वेरी गुड, यू आर द रजनीकांत। और रजनीकांत की लिमिटेशन क्या है? रजनीकांत सुबह से शाम तक लगा रहता है और रजनीकांत की लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस कुछ भी हो, अकेले लगे हुए थे तो एक लिमिट 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के बाद वो हथियार डाल देगा, कहेगा भाई हाथ जोड़े, अब नहीं हो रहा। तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप रजनीकांत हो। तो अभी कितने रजनीकांत भैया चैट बॉक्स में? हुआ तो रजनीकांत, वो सर मैं ही हूं, सुबह से शाम दिन रात काम करने वाला मैं। रजनीकांत के बाद अगली स्टेज आती है कि नहीं सर मैं रजनीकांत नहीं हूं, मैंने 4 आदमियों की टीम हायर कर ली, मैंने 8 आदमियों की टीम हायर कर ली, मेरे पास 25 आदमी काम करते हैं, 100 आदमी काम करते हैं, वेरी गुड। लेकिन सर मेरा पूरा दिन सुबह शाम उनको काम देने में और उनसे काम लेने में ही निकल जाता है। मैं रोज सुबह जाके कहता हूँ काम कर काम कर काम कर काम कर काम कर, फिर लंच में पूछता हूँ काम किया क्या किया क्या किया क्या, फिर जब उनसे होता नहीं है तो लास्ट में बैठ के मैं करने लग जाता हूँ। तो अल्टीमेटली सर मैंने एम्प्लॉय रखे थे कि वो मेरी सेवा करेंगे, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैंने देखा था मेरा टाइम बचाएंगे, वो तो मेरा टाइम खाते हैं। मुझे लगा था वो मुझे कमा के देंगे, पर मुझे कमा के देना पड़ रहा है। तो रामू काका कौन है सिस्टम में कि सर मेरे पास तो टीम है पर मेरी मदद नहीं करती, मेरे से मदद लेती है, मेरा टाइम नहीं बचाती, मेरा टाइम खाती है, मुझे कमा के नहीं देती, मेरी कमाई खाती है। हु आर द रामू काका? रामू काका भी बहुत सारे भाई साहब। अब रामू काका के बाद अगली स्टेज क्या जाती है? रामू काका के बाद सर जी मैं रामू काका नहीं हूं, मेरे पास टीम है 10 साल पुरानी, सबको सब काम आता है, मेरे जितने भी आदमी हैं सब समझदार है, सब काम कर देते हैं, वेरी गुड। लेकिन सब करते तभी हैं जब ये चांद सा रोशन चेहरा देखते हैं। मतलब अगर मैं ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री जाके कैबिन में कुर्सी पे बैठ गया तो मेरी शक्ल देख के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर जिस दिन मैं नहीं गया उस दिन कुछ नहीं होता। तो सर जी काम करने वाले काम करते हैं, पर मेरे को एक चौकीदार के जैसे घूमना पड़ता है ऑफिस में, और लाठी लेके इधर उधर घूमता रहता हूं, दिखता रहता हूं, तो काम सारे खिंच जाते हैं। और अगर मेरी शक्ल नहीं है फिर काम नहीं होता, तो मैं चौकीदार। या कई लोग कहते हैं सर मेरी इस हालत है पूछताछ केंद्र वाली, मैं कैबिन में बैठा रहता हूँ, हर 5 मिनट में कोई पूछता है भाई साहब गाड़ी रवाना कर दूं, भाई साहब माल ले लूं क्या, भाई साहब इतने में बेच दूं क्या, भाई साहब गाड़ी वाला 300 बोल रहा है 300 में कर दूं क्या, भाई साहब वो दोनों लड़ लिए इनको छुड़ाओ, भाई साहब मशीन बंद हो गई इसका कुछ करो। मैं पूछताछ केंद्र हूं, हर 5 मिनट में मेरा कैबिन का गेट खुलता है, जैसे मंदिर का घंटा हर कोई बजा जाता है, क्या हो रहा है सर मेरे साथ, ये कौन है भाई साहब? क्या आप चौकीदार या फिर आप एक पूछताछ केंद्र वाले हैं क्या? कई दिन सर मैं थोड़ा सा चौकीदार चक्कर में ना तो उसकी ग्रोथ होती है ना वो फ्री होता है। यानी बिजनेसमैन के पास अगर एम्प्लॉय नहीं है या ढंग के नहीं है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये फॉर्मूला ठीक है कि बिजनेस माइनस एम्प्लॉय इक्वल टू सेल्फ एम्प्लॉयड। ये व्यापारी की गलती। तो राहुल जी सीईओ के इतने मजे क्यों है? क्योंकि सीईओ को बिजनेस की परिभाषा पता है, वो पहले दिन से उसका दिमाग रहता है कि टीम बनाऊंगा। वो ये नहीं सोचता पैसे लग जाएंगे, वो ये नहीं सोचता कैसे लोग मिलेंगे, वो कहते बनानी है, पैसे लगेंगे लग जाएंगे, कमा के भी यही लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से सोचते हैं टीम बनाएंगे। दूसरा, ये शुरुआत में रजनीकांत होने को तैयार है, मना नहीं कर रहे, हम रजनीकांत बनेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा हम धीरे कुछ लोगों को लाते, जैसे हम 10 काम करते हैं, हमको जैसे ही थोड़ा हाथ अलाउ करेगा हम एक आदमी रख के 3 काम से फ्री होंगे, फिर और अलाउ करेगा दूसरा आदमी रख के बाकी 3 से फ्री होंगे, फिर 2 आदमी रख के बाकी सारे काम से फ्री होंगे, फिर मैनेजर बन के काम करवाएंगे। और जब मैनेजर बन के लगेगा कि यार चौकीदारी में दिन बीत रहा है, तो एक मैनेजर भी रख लेंगे और फिर लीडर बन के काम करेंगे। तो ये पहले काम कर रहे थे,
लेकिन जब करते करते इनके दिमाग में था कि बंदा ढूंढू ढूंढू ढूंढू, और ढूंढ के कामों से फ्री होते गए, और जब काम से फ्री हुए चौकीदार बने, तो इन्होंने वहीं से एक मैनेजर ढूंढ के चौकीदारी से भी मुक्त हुए। अब ये बाजार में फ्री है। अब ये कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, नए क्लाइंट से मिल सकते हैं, नया प्रोडक्ट देख सकते हैं, नए बाजार में जा सकते हैं, नई चीज मालूम कर सकते हैं, प्लस ये अपना जीवन जीने के लिए और बाकी काम करने के लिए फ्री और है। इसलिए अगर एक ओनर को टीम का साथ मिल जाए तो बिजनेस खड़ा कर लेता है। क्या बोलती है पब्लिक? अगर एक बिजनेसमैन को टीम का साथ मिल जाए तो खड़ी कर लेता है, बिजनेस खड़ा कर लेता है। सर ग्लास। तो अगर मैं आपको सादा भाषा में बोलूं कि नो एम्प्लॉय नो बिजनेस, अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे, आप तो मजदूरी कर रहे हो रजनीकांत हो। और अगर एम्प्लॉय खराब है तो आपके बिजनेस में खराबी चल रही है, गड़बड़ चल रही है। और अगर आपके एम्प्लॉय मस्त है तो आपका बिजनेस मस्त चलेगा। तो मस्त एम्प्लॉय मस्त बिजनेस, बेकार एम्प्लॉय बेकार बिजनेस, बिना एम्प्लॉय बिना, नो एम्प्लॉय नो बिजनेस। एम आई राइट? तो अब आपका सवाल आएगा, देखो सर मैं क्या है, स्लाइड तो कैसे बनी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली दूसरी बार क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास लेते लेते 50 बार ले ली कि 100 बार ले ली, मैं भूल गया हूँ, इतनी बार क्लास ले चुका हूँ। तो हर बार जो आपके सवाल आए ना वो स्लाइड में डाल दिए। तो यहां पे आता है लोगों के सवाल आते हैं, राव जी ये बात तो समझ में आ गई, हम एम्प्लॉय की महत्व को समझ गए कि एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एम्प्लॉय नहीं होगा हमारा बिजनेस नहीं बनेगा, और एम्प्लॉय होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन सर जी दुख क्या है जीवन में, पता है क्या दुख है? सर मुझे नए अच्छे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं है। ओहो, इतना दुख है कि आपको नए एम्प्लॉय नहीं मिलते? और बोले सर नए एम्प्लॉय मिलते भी है ना, वो ढंग से काम नहीं करते। अच्छा, और फिर बोले अगर कोई गलती से काम कर लिया तो फिर लंबा टिकता नहीं। अच्छा, इतना दुख आपके साथ? और सर कितने अच्छा एम्प्लॉय लिया, मेरे को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। ओहो हो। और सर पूरा टाइम जब और कोई सवाल तो नहीं? लेकिन सर आप ही के सामने एक दुकान है, आपके बगल में एक दुकान है, आपके शहर में एक दुकान है, आपके शहर में एक फैक्ट्री है, आपके शहर में एक स्कूल हॉस्पिटल कुछ तो है, आप ही के जैसा। आप जो काम करते हो जिस शहर में, जैसे आपने कहा बनारस में साड़ी का काम है, तो बनारस में ही साड़ी का काम करने वाला एक व्यक्ति ऐसा भी तो है जिसको आराम से सारे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, जिसके सारे एम्प्लॉय मन लगा के काम भी करते हैं, जिसके एम्प्लॉय उसको कई सालों से छोड़ भी नहीं रहे, और जिसको एम्प्लॉय उसके पीठ पीछे भी काम कर देते हैं, और इसीलिए वो फ्री रहता है और बाजार में चक्कर लगाता है ना भाई साहब? ऐसा तो ऐसा क्या हो गया जिंदगी में गड़बड़ घोटाला कि व्यापारी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। व्यापारी कह रहा सारे भगवान ने ऐसे दुख, जब दुख और सुख बिट रहे थे तो ऐसे दुख की गड्डी उठा के मेरी डाल दी और सुख उठा के सीईओ को दे दिया। ऐसा क्यों किया? कुछ तो गलती है, आओ देखते हैं क्या बात है। तो सबसे पहली गलती एम्प्लॉय की गलती होती है, एम्प्लॉय की हायरिंग से। तो सबसे पहला सवाल, सर जी मुझे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं है। आजकल राहुल जी हिंदुस्तान में बेरोजगार लोग ही नहीं, हिंदुस्तान में क्या सबकी नौकरियां लग गई, एक एक आदमी के पास दो दो नौकरी है, इसलिए ना आदमी मिलते नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हो आप? कोई बंदा कहता है सर आजकल आदमी नहीं मिलते। हाँ, आदमी इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अभी कल आंकड़ा आया वर्ल्ड बैंक का कि भारत में बेरोजगारों की संख्या में हुई भारी कमी, एक एक आदमी के पास तीन तीन रोजगार। ऐसा है क्या? नहीं, तो भारत में तो बेरोजगार भरे पड़े, फिर तुम्हें काहे नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारे भी हरकतें ऐसी है। सबसे पहली बात, हमको अंडर स्टाफ रहना पसंद है। क्या सर? हमको अंडर स्टाफ रहना पसंद है। हम सोचते हैं, दिल पे हाथ रख के बताना, हम सोचते हैं कि 10 आदमी का काम 8 से निकल जाए तो बढ़िया रहे। अगर लेबर 10 की जरूरत है तो एक बार 8 से खींचो, जरूरत होगी तो 2 बुला लेंगे, पर एक बार 8 से खींचो। एक काउंटर पे अगर 5 आदमी खड़े रहने तो एक बार तो 4 से खींचो, फिर 5वां देख लेंगे। हम ये सोच के चलते हैं कि भैया अगर 5 आदमी की जरूरत है तो 4 रख लो, 5वां तो मैं हुई। आप इसलिए कभी मालिक नहीं बन पाए क्योंकि आपने खुद को मालिक में गिनी नहीं करा। आपने अपनी गिनती मालिकों में नहीं, आपने अपनी गिनती नौकरों में की है। आपको 5 आदमी की जरूरत होती है, आप कहते हो 4 एम्प्लॉय रख लेते, एक तो मैं हुई। तो आपने खुद को एम्प्लॉय में क्यों गिनते हो, नौकर में क्यों गिनते हो? जब बोलते हो बिजनेस को चलाने के लिए 5 आदमी की जरूरत है तो 5 रखो, आप तो बिजनेस से अलग रहो। बिजनेस की तो परिभाषा ये है कि आपका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट चाहिए नहीं मुझे, आप तो बोनस एलिमेंट हो कि आ गए जो आ गए, नहीं आए जो नहीं आए। बिजनेस तो दुनिया से सेट करवाना है। तो आपको तो मानो कि कहीं ट्रेवल करने के लिए 4 टायर चाहिए, आप स्टेप नहीं हो। आप क्या बोलते हो 3 तो टायर है, चौथा में हो। अरे भैया पैसे क्यों गाड़ी चला रहे हो? तो सबसे पहली गलती है, कई लोग पैसे के डर में कि राहुल जी जेब के पैसे लग जाएंगे, सर जी वो 1 लाख रुपए, वो सर जी महीने की तनख्वाह कैसे निकालेंगे? सर एक अच्छा एम्प्लॉय जो 20,000 रुपए लेता है वो 2 लाख रुपए कमा के भी देता है। एक अच्छा एम्प्लॉय, कोई भी संसार में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो अच्छा हो और कमा कर ना दे, बल्कि एम्प्लॉय से अच्छा इन्वेस्टमेंट इस संसार में कोई नहीं है। संसार में बोल रहा हूं मैं आपको। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है खुद में इन्वेस्ट करना। उसके बाद जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय। क्योंकि आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लोगे ना तो किराया आएगा 3-4%, 1 करोड़ ब्याज पे चला दोगे तो आएगा 8-10%, 12%, 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दोगे आ जाएगा 15-16%। पर एम्प्लॉय पे अगर आपने खर्चा किया, 1 लाख रुपए अगर एम्प्लॉय को दिए, वो एम्प्लॉय आपको 10 लाख रुपए की कमाई दे सकता है।
तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न देता है वो एम्प्लॉय देता है। ब्याज पे आपका कंट्रोल नहीं है, किराए पे आपका कंट्रोल नहीं है, स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉय पे फुल आपका कंट्रोल है। इनमें पैसे गए तो फिर गए, एम्प्लॉय में तो एक महीना गया, दूसरी बार दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा, वो रिकवर करा देगा पहले का नुकसान। एम्प्लॉय से बढ़िया इन्वेस्टमेंट जगत में है ही नहीं। तो एम्प्लॉय पे खर्च करने से पहले सोचा मत करो, क्योंकि देखो बुरा हायर किया फिर तो ले बैठेगा, अगर बेकार है तो ले बैठेगा, पर अच्छा है तो भैया आपके पैसे फुल रिकवर करवाएगा। तो व्यापारी पहले बोलता है मैं खर्चा नहीं करूंगा, मैं आदमी रखूंगा। फिर उसके सर पे आती है कि आदमी तो रखनी पड़ेंगे, तो बड़ी मजबूरी में दिल पे पत्थर रख के रखता है कि उसको अगर पता चले कि यार अभी मेरे को जनवरी में हायरिंग करनी, मान लो यार 1 जनवरी को मुझे आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो अगला बंदा दिसंबर तक तो हाथ ही नहीं बढ़ाता, कहता जनवरी में जरूरत है ना, अक्टूबर में कर ले, अरे नहीं नहीं जनवरी, नवंबर, नहीं नहीं नहीं, दिसंबर में भी 20 दिसंबर 25 दिसंबर को जगेगा कि 1 तारीख को आदमी चाहिए। पहले मोबाइल उठा के फ्री में मैसेज डालेगा कि देखो यार कोई यार दोस्त तो बताओ, तो मोबाइल उठा के फ्री में फेसबुक व्हाट्सएप इधर उधर डालेगा, 15 दिन वेट करके 10 जनवरी निकाल देगा, फिर बोलेगा यार जनवरी तो निकल गई, बंदे तो आ नहीं रहे, फिर वो अखबार में एक छोटा सा ऐड देगा, फिर 15 दिन उस इंतजार में निकलेंगे, फिर बंदा नहीं मिलेगा, फिर जनवरी निकल जाएगी, लेकिन फिर फरवरी में कहते हैं चल यार नौकरी.com पे डालता हूँ, फिर वहां नहीं मिलेगा, फरवरी निकल जाएगी, फिर मार्च में कहेगा यार 2 प्लेसमेंट एजेंसी को बोल देता हूँ, यार दोस्त को बोल देता हूँ, हर तरह से हाथ पैर मारेगा, लगेगा प्रयास में, फिर मार्च में जाके 4-5 कैंडिडेट उसको मिलेंगे। अब मुझे सर एक दिल पे हाथ लगा के एक बात बताना, जब आपको आदमी चाहिए था जनवरी में और ढूंढते ढूंढते मार्च आ गई है, तो अब आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो आप कोई बहुत बैठ के 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे का इंटरव्यू लेके उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी चेक कर रहे हो, उस समय बस आप ये देख रहे हो कि इंसान होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए और मेरे बजट में आना चाहिए, तो कल से आजा भाई। क्या बोलती है पब्लिक? आप जब किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू लेते टाइम आप ये नहीं देखते कि यार ये इंटरव्यू में कितना टैलेंटेड है, कितनी स्किल है, क्या करता है, आप ये पूछते हो ये आदमी है, ये जिंदा है और ये मेरे बजट में है, आजा। 3 चीज चाहिए, आदमी, जिंदा, बजट में, खत्म। अगले बंदे पूछते हो कितने रुपए लेगा, बोले 20, आप बोलते मैं दूंगा 15, वो बोलता भाई साहब 19 कर दो, आप बोले 16 से ऊपर नहीं जा सकता, कहता भाई 18 से नीचे मैं नहीं आऊंगा, तो बोले भाई 17 से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, फिर दोनों लड़ झगड़ कहते चलो कोई बात नहीं 17,500 में डील डन करते हैं। सर आपने 17,500 में डील डन कर दी, मुझे एक बार बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, आपने एम्प्लॉय हायर किया है, सब्जी मंडी से करेला लाए हो? सर जी आपने एम्प्लॉय हायर किया है या सब्जी मंडी से करेला लेके आए हो कि भैया सही सही लगाओ, कितने लोगे? 20 ज्यादा भैया, भैया 16 देंगे भैया, अरे भैया, अरे भैया थोड़ा दे दो बहन जी, देख लो थोड़ा सा ये भी कर लेंगे, धनिया भी दे देंगे ऊपर से, अरे 17 देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे भैया। क्या कर रहे हो यार? ओ भाई लोगो, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगे सारे के सारे। तुमको स्टाफ रख के राजी नहीं हो, खुद को स्टाफ गिनते हो, प्रोसेस लेट चालू करते हो, बजट पे डिस्कशन रहता है, जनवरी का आदमी को अप्रैल में हायर करोगे तो ऐसे हायर करोगे और कैसे करोगे? जिस बंदे की शादी 25 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, वो 28 की उम्र में लड़की ढूंढने निकलेगा और ढूंढते ढूंढते 2 साल लगा देगा, तो 30 की उम्र में यही तो बोलेगा बस लड़की होनी चाहिए भैया, करा दो, ज्यादा नखरे नहीं करूंगा मैं। 25 की उम्र में होते नखरे, 30 के बाद नखरे नहीं होते, बस लड़की चाहिए। तो अगर जनवरी में हायरिंग करनी थी तो अक्टूबर नवंबर में नखरे करने का हक है आपको। जनवरी निकलने के बाद नखरे नहीं है, फिर जो मिला ले लो, और आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो निकलने के बाद ही जगते हो। दूसरा, आप कहते हो राव जी क्या बात करो, मुझे इंटरव्यू के टेबल पे ढंग के आदमी आते ही नहीं है। मैंने एक अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली थी, मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए था, एक बाबूजी आ गए 70 साल के, कहते बेटा मेरे को 40 साल का अनुभव है और मेरे हाथ धीरे धीरे चलते हैं। मैं कहा बाबूजी नॉट रिक्वायर्ड। फिर एक मैडम आ गई, बोली मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं 2 घंटे आके पार्ट टाइम कर लूंगी। अरे बहन जी पार्ट टाइम चेन्नई नहीं है। फिर एक नया सा बच्चा आ गया 18 साल का, कहता मैंने भी 6 महीने का डिप्लोमा किया। अरे राहुल जी जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा, बताओ पार्ट टाइम वाले अंकल जी बच्चे कैसे करूं? मैं कहता हूँ भाई साहब तुमने कोई ढंग से बोला था क्या? तुमने जो पेपर में ऐड दिया था तो बोला था क्या कि मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए जो फुल टाइम काम करे, जिसको 5 साल का अनुभव हो, जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच में हो? कहा था क्या? कोई नहीं सर ऐसे तो नहीं कहा। जब तुमने कहा नहीं तुम्हें चाहिए क्या, फिर तो आएगा जो आएगा, तुमने कैसे रोका? नेक्स्ट, अच्छा बंदा हायर कर लिया, उससे कोई एग्रीमेंट तो अपन करते नहीं कि भाई एग्रीमेंट करेंगे। दूसरा, बंदा हायर करने के बाद आपको एहसास हुआ, पहली बताओ यहां से इस तरह से बंदा कौन कौन हायर करता है, पहले बताएगा कि राहुल जी थोड़ी सी आंखें खोल दी है, राहुल जी मोटा मोटी ऐसा ही कुछ रहता है। चलो चलो ऐसे तरह से आपने बंदा हायर किया, बंदा हायर कर लिया आपने। अब मुझे बता, अगर इस तरह से बंदा हायर करते हो तो किस मुंह से आप ये कह रहे हो कि मुझे ढंग के आदमी मिलते ही नहीं? अगर ये आपका प्रयास है, मतलब आपकी ये वाली बात होगी राहुल जी छत पे आके, रोज छत पे आके 1 ओवर खेलता हूं, पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे मेरा है। रोज छत पे आके 1 ओवर खेलता तो हूं, बॉलिंग कराता है, एक मेरा 7 साल का बच्चा बॉलिंग कराता है, एक 6 साल की बेटी बॉलिंग कराती है, बस ये तो बॉलिंग करा रहे हैं, 1 ओवर में खेलता हूं, पता नहीं नेशनल टीम से। जब तुम्हारी प्रोसेस ही ऐसी है तो रिजल्ट ऐसा ही तो आएगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें एहसास हो गया 6 दिन बाद तुमने बंदा गलत हायर कर लिया। ऐसे हायरिंग गलती होती है,
आपके तो मुझे बंदा नहीं मिल रहा, तुम्हारा तरीका ही ढंग का नहीं है, तो तुम्हें बंदा मिलेगा भी नहीं। और जैसा तुम्हें बंदा मिल गया, तो एक काम करो, तुम्हें अगर बंदा मिल गया, वो राहुल जी वो इंटरव्यू की टेबल पे थोड़ी पता लगता है। इंटरव्यू टेबल पे सब अच्छे लगते हैं, टेबल पे देख के, उसके कपड़े देख के, कॉन्फिडेंस देख के, बातें देख के ऐसा लगा कि ये तो समझदार आदमी है, ये कर लेगा, हमने हायर कर लिया। अच्छा, फिर वैसे 10 दिन बाद पता चला कि आदमी ढंग का नहीं है, तो हटा देते। अगर उसके कपड़े देख के, बातें देख के, कॉन्फिडेंस देख के लगा ये काम कर लेगा, पर अगर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में नहीं कर पाया, हटा देते। हटाया क्यों नहीं? पहला पहला लिहाज कि राहुल जी देखो मेरी बात सुनो, एक मैंने तो इंटरव्यू लिया है, मैंने इंटरव्यू लेके मैंने इसको फाइनल किया है, 15 दिन बाद किस मुंह से कह दूं कि जा रहे भाई मेरे से इंटरव्यू, मैंने गलत इंटरव्यू ले लिया, मैंने फलाना सवाल तो पूछा ही नहीं था, उस दिन मैं जल्दीबाजी में था, उस दिन मेरा मूड खराब था, भाई तू जा। लिहाज है, कैसे कहें? दूसरा कि राहुल जी जनवरी में बनना चाहिए था, अप्रैल में तो सलाह मिला है, इसको भी हटा दूंगा तो अगली बार जून में मिलेगा। तो राहुल जी पहले 3 महीने के काम बहुत दिक्कत पा रही है, 3 महीने से वैसे ही परेशान हूं, फिर 3 महीने और करूंगा, तो एक बार तो चलने देते हैं। ठीक है भाई साहब। सेकंड, थर्ड कि राहुल जी एक बार तो चलने देते हैं, 6 महीने बाद मैं अब हटा दे। 6 महीने बाद राहुल जी क्या है, ये मेरी कंपनी के राज जानता है, कहां से माल आता है, कहां जाता है, कितने में लेते हैं, कितने में देते हैं, और बहुत यार दोस्ती बन गई इसकी। अब इसको मैं हटाऊंगा ना, ये खुन्नस में कुछ गलत कर देगा, इसलिए मैं इसको हटाऊंगा भी नहीं। तो पहली बात तो आप एकदम बेतरतीब तरीके से अजीब सी तो हायरिंग करके लाए। फिर पहले आप उसको लिहाज में नहीं हटा रहे, फिर आप उसको डर में नहीं हटा रहे, और फिर आपको वो लग रहा है कि इसको हटाऊंगा तो जाऊंगा कहां। ये भाई साहब, ओ भाई साहब, फिर आप मुझे बोल रहे हो मेरी टीम अच्छी नहीं है। आपको मैंने शुरुआत में कहा था व्यापारी की आत्मकथा बताऊंगा, ये किस किस की आत्मकथा चल रही है? हमारी वाली चल रही है, ये तो हमारी बातें कर दी आपने। ऐसा थोड़ी सर। चलो, तो राहुल जी ये दुख तो संसार में सर्वव्यापक है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी ऐसे ही तो करता है। नहीं भाई साहब, हर आदमी ऐसे नहीं करता। जितने भी लोग बड़े बड़े दिख रहे हैं ना आपको, आपके जो आसपास के खान साहब, जन साहब, ये साहब, वो साहब, जो टॉप आदमी है कि वाह यार इनके जैसा काश हो, ये ऐसे नहीं थे। इन्होंने जब शुरुआत की थी, इन्होंने कहा था कि देख मैं एम्प्लॉय की गिनती में नहीं, मुझे 5 चाहिए तो 5 ही चाहिए, मैं तो साइड में रहूंगा। ये खुद को साइड में माने, ये खुद को स्टेप नहीं मानी, इन्होंने सारे टायर हार किए, सारे आदमी हार किए, इन्होंने नहीं करी कमी। इन्होंने प्रोसेस लेट चालू नहीं की थी, इन्होंने पहले, अगर इनको जनवरी में आदमी चाहिए था ना, ये अक्टूबर नवंबर में लग गए थे। और ये अक्टूबर नवंबर में कैसे लगते हैं? अक्टूबर में ही, अक्टूबर के अंदर ये बोलेंगे कि भाई सुनो, सारे अखबार में डाल दो, 2 अखबार में न्यूज डाल दो। और देखो कैसे डालते हैं, सीईओ कैसे ऐड करता है। इस सीईओ को अगर जब भी हायरिंग की जरूरत हो, 2 महीने पहले चालू होता है, और 2 महीने पहले कहता है एक काम करो, 2 न्यूज़पेपर में डाल दो, और 2 वेबसाइट पे डाल दो, 2 naukri.com, monster.com पे डाल दो, और एक काम करो मेरी वेबसाइट पे भी डाल दो, सारे सोशल मीडिया के पेज पे डाल दो, सारे एम्प्लॉय के ग्रुप में डाल दो, और 2 प्लेसमेंट एजेंसी भी ले लो, और सब कुछ कर दो। एक साथ ऑक्टोपस के जैसे क्या करता है, सब जगह डालता है। तो बोले राहुल जी इसके पास भी ऊट पटांग लोग आते होंगे, आते ही नहीं। ये चीज बनाता है, इसको कहते हैं जेडी, ध्यान से सुनना, जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये लिख देता है कि अगर मुझे अकाउंटेंट की आवश्यकता है, तो लिखा हुआ है कि मुझे अकाउंटेंट की आवश्यकता है, एक मुझे मेल अकाउंटेंट चाहिए, जिसकी उम्र हो भैया 30 से 35 साल के, 30 से 40 साल के बीच में, जिसको 5 साल का अनुभव हो, जिसने मेरा जैसा काम किया हो, जिसने ऐसा हो जो फुल टाइम करे, और जिसको ये टैली आती हो, फलाना आता हो, ढीम का आता हो, उसको जो जो चाहिए ना वो लिख देता है। कहता है भाई जिसकी, जैसे अपन कहते हैं आईएएस का फॉर्म भरना है, तो लिख देता है ना भाई कि तुमने ये पीए किया है क्या, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, इतनी परसेंटेज तो ही अप्लाई करे, हर कोई अप्लाई नहीं करेगा। तो ये कह देता है कि भैया जेडी है, इसमें फिट बैठते हो तो अप्लाई करो, तो करना मत। मैंने मेल लिखा है तो फीमेल अप्लाई ना करे, मैंने फुल टाइम लिखा है तो पार्ट टाइम वाले अप्लाई ना करे, मैंने सीए लिखा है तो नॉन सी अप्लाई ना करे, मैंने ये लिखा, मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा है तो 3 साल वाले अप्लाई ना करे। उसने पहले लिख दिया कि आएगा कौन। जैसे शादी के लिए बायोडाटा में पहले लिख देते कि भैया देखो हमारी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमारी लड़की सीएस है, तो लड़का या तो सीएस हो या सीए हो। लड़की हमारी 50,000 कमाती है, तो लड़का 1 लाख कमाना चाहिए। 3 BHK तो हमारा ही है, तो लड़के का बंगला होना चाहिए, हमारी ही कास्ट का होना चाहिए। हमारी लड़की 5-8 है, तो लड़का कम से कम 5-10 या 6 फुट होना चाहिए। ये 5-6 क्वालिटी अगर आपके लड़के में हो तो आओ हमारी लड़की देखने, और नहीं हो तो भैया गेट में मत घुसना, क्योंकि इसके बिना तो हम दिखाते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि दिखाएंगे तो शादी करवा देंगे ना, दिखाने के बाद आगे की बातें होंगी, पर देखने की क्वालिफिकेशन ये है। तो जेडी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेंगे, पर इंटरव्यू में बैठने की क्वालिफिकेशन ये है। तो सीओ एरे को इंटरव्यू में बैठने नहीं देता। सीओ को 25 साल की उम्र में शादी करनी है, तो 23 साल की उम्र से लड़की ढूंढना चालू करता है जेडी लेके, तो 25 की उम्र तक बहुत लड़कियां देख लेता है, तो उसको मिल जाती है मनपसंद की। तुम 28 में चालू करोगे हवा में, कैसे मिलेगा? और जब इसने सारी चीजें लिख दी तो बजट भी लिख देता है कि देखो जी ऐसा ऐसा चाहिए, और बजट हमारा 25 से 30 हजार की सैलरी देंगे। तो तुम्हारा अगर 30 से ऊपर का मन हो तो आ मत जाना, तुम चाहते हो 35 लेंगे तो आई मत इंटरव्यू पे। 25 से 30 की सैलरी में अगर ये क्वालिटी रखते हो तो आ जाओ। तो जो बंदा इस क्वालिटी में आ जाएगा, उससे सैलरी नेगोशिएट बस इतनी ही करनी है कि 25 से 30 की रेंज में जैसे उसकी बैटरी, वहां में नेगोशिएशन इतना ही है कि 25 देंगे, 28 देंगे, 27 देंगे, 30 देंगे बस। बाकी वो 35 तो मांगेगा ही नहीं, वो तो पहले दिन क्लियर है।
तो अब बजट की तो डिस्कशन ही नहीं करना, वो तो क्लियर हो गया। अब बैठ के आधा घंटा पर्सनैलिटी की बात करता है। तो जब ज्वाइन करता है ना तो उससे 2 एग्रीमेंट करवाता है। एग्रीमेंट में पहला लिखवाता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि मेरी कंपनी में आ तो है बरखुरदार, और जो कुछ देखोगे सीखोगे जानोगे समझोगे ये अपने तक ही रखना। अगर गलती से आपके मुंह से शेयर हो गई और ये बात हमें पता चल गई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरा, प्रोबेशन पीरियड। आपको हमने नौकरी दे तो दी है, इंटरव्यू में पास हो गए हो, पर इसको पक्की मत समझना। अगले 90 दिन तक आपके काम को देखा जाएगा, और अगले 90 दिन में 6 महीने में अगर हमें लगा कि आप वो नहीं हो जो हम ढूंढ रहे थे, तो हम तुम्हें लिफाफा पकड़ा देंगे और आप जय माता दी हो जाना। तो अगला आदमी कहता ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड साइन करने से अपने अंदर की हिचक चली जाती है। हमने पहले ही कह रखा ना 3-6 महीने बाद पक्का करेंगे, 3-6 महीने तो देख रहे हैं, तो अगले बंदे को भी पता है अभी तो देख ही रहे हैं, और हमको पता है कि भैया अभी तो देख ही रहे हैं, तो उसको हटाने में हमको झिझक नहीं आएगी। और जब तक वो पक्का नहीं है, हमको पता है अभी पक्का तो है नहीं, उसको देख ही तो रहे, तो इस दौरान हम 1-2 हायरिंग चालू और रखते हैं कि कल को अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से 2 आदमी तैयार है हमारे पास, तो डर भी नहीं है, और एग्रीमेंट करवा रखा है तो टेंशन नहीं है। यह है जीवन। तो अब ये बंदे ने, बताओ, इस बंदे ने मेहनत, आप बोलते हो राहुल जी सीईओ के पास एम्प्लॉय शानदार है, हमारे पास बेकार है, इस बंदे की मेहनत में कमी है क्या? बताओ। मेहनत कर रहा है ना लड़का, बताओ। एक्स्ट्रा आदमी रखने को तैयार है, 3 महीने पहले से तैयार है, जेडी बनाता है, 10 जगह ऐड देता है, 1-1 घंटे के इंटरव्यू लेता है, ज्वाइन करा के एग्रीमेंट कराता है, तभी तो इसकी टीम अच्छी मिल रही है। आप क्या कर रहे हो? हवाबाजी कर रहे हो। तो भाई साहब, दुनिया में दोष निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद की तरफ तो देखो एक बार। लाख बार आईना साफ किया, लास्ट में पता चला धूल चेहरे पे जमी थी। चलो साहब, ये तो हुई बात हायरिंग की। किसको हायरिंग में आ गया मजा, कि राहुल जी हमारी प्रॉब्लम थी जो आपने बता दी, प्रॉब्लम करी सॉल्व, और रास्ता और दिखा दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमारी समस्या हमारी आंखों के सामने रख दी आपने, और मैं रास्ता और बता दिया कि साला करना क्या है। अभी एक चीज बताइए, ऐसी जाने कितनी बताऊंगा, क्या बोलती है पब्लिक। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ये बोलता है कि देखो जी, आप कहते रहो जी, चलो देखो नए बात ध्यान रखेंगे, पर जो अभी है उसका क्या करें। आगे से जो नए लड़के आएंगे आपकी बात का ध्यान रखेंगे, अभी जो है उसका क्या करें। तो हर कंपनी में 4 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना। काम करने के लिए 2 चीजें चाहिए, ध्यान से सुनो, स्किल और विल। सर, स्किल का मतलब तुम्हें काम करना आना चाहिए, स्किल का मतलब तुम्हें काम करना आना चाहिए, और विल का मतलब तुमको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आना भी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए, तभी काम होता है। इस लिहाज से आपकी कंपनी में होते हैं 4 लोग। पहला, जिसको आता तो कुछ नहीं है पर इच्छा बहुत है, जोश में है, एनर्जी है, मेहनती है, वफादार है, पर बेचारे को आता नहीं है। दूसरा आदमी मेहनती भी है, वफादार भी है, और आता भी है। तीसरा व्यक्ति जिसको न तो आता है न मेहनत है, वो तो कामचोर है, मक्कार है, बस बैठा है। चौथा आदमी जिसको आता तो सब कुछ है, बस करके राजी नहीं है। तो आपकी कंपनी में सबसे खतरनाक आदमी कौन हुआ? कोई बोला 3, कोई बोला 4। ठीक, आते हैं, बात करते हैं। असली आंसर है चौथा आदमी, सबसे खतरनाक। लेकिन मैं उसको तीसरे के एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं आपकी कंपनी में आया और मैंने कहा भैया आपकी कंपनी में एक बंदा है, नाम है उसका रमेश। ये जो रमेश है ना, ये बिल्कुल काम नहीं करता, ये 8 घंटे ऑफिस में बैठता है, ये 8 मिनट का काम नहीं करता, मक्कार है, बैठे बैठे सैलरी खा रहा है, इसकी काम करने की इच्छा भी नहीं है और इसको काम करना आता भी नहीं है, इसको तुरंत हटा दो। आप क्या करोगे? आप बोलोगे राहुल जी यार एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं हटा ही देते हैं, पर नहीं। आप सबसे पहले आएंगे और 4 नंबर से पूछेंगे। 4 नंबर आपकी कंपनी का सेनापति है। आपकी कंपनी का शायद सबसे पुराना व्यक्ति है, शायद सबसे समझदार व्यक्ति है। आप अपनी कंपनी के अगर राजा हैं तो जब आप नहीं होते तो ये उपराजा यही है। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके एब्सेंस में उप मुख्यमंत्री यही है, सेनापति है ये। आपके पीछे से सारे ग्राहक से बात कर लेता है, सारे एम्प्लॉय को हाँक लेता है, सारे काम करता है आपके पीछे से, सेनापति है ये। आप इससे पूछते हो क्या रमेश को हटाने की सोच रहा हूँ, ये मना कर देता है, कहता नहीं रमेश को मत हटाओ, रमेश आदमी ठीक है, पहले बिल्कुल काम नहीं करता था पर पिछले 6 महीने में इसने बहुत अच्छा काम किया है, और अगले 6 महीने में लड़का सेट हो जाएगा, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप तो इसको चलने दो। इसके घर में इसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, बेचारा कहाँ जाएगा, चलने दो। आप कहते हो राहुल तो यार ऐसे ही है, सेनापति कह रहे हैं चलने देते हैं। मेरा सवाल, सेनापति ने इस आदमी को क्यों बचाया? चैट बॉक्स, सेनापति ने इस आदमी को क्यों बचाया? अपने फायदे के लिए, अपनी हेल्प के लिए। क्योंकि वो जो आदमी है ना, वो सेनापति नहीं पाल रखा है, सेनापति ने उस आदमी को पाल रखा है। वो आदमी कंपनी का काम नहीं करता, वो इस आदमी का काम करता है। जब इस सेनापति से गलती होती है तो वो इसके ढोल देता है, इसने एक रख रखा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना सर, ध्यान से। आपका सेनापति सेनापति इसलिए है, आपका सेनापति सेनापति इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपका सेनापति इसलिए सेनापति है क्योंकि बाकी सबसे इंटेलिजेंट है। बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है आपका सेनापति, पर हाँ बाकी की तुलना में ज्ञानी है। उसकी आपकी दोनों आंखें, उसकी नहीं है, वो काना है, लेकिन फिर भी सेनापति है क्योंकि बाकी सब अंधे हैं। ये बात वो अच्छी तरह जानता है।
वो सेनापति जानता है कि इस कंपनी में अगर मालिक मेरी इज्जत करता है, मालिक मेरे से डरता है, मालिक मेरी सारी बातें पूछता है, या इस कंपनी में मेरे को कुछ मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि बाकी सब गधे पले हुए हैं, बाकी सब अंधे पले हुए हैं। अगर ये अंधे जब तक इस कंपनी में काम करेंगे तब तक मुझ काढ़े की वैल्यू है। अगर मालिक यूं ही ढूंढ ढूंढ के अंधे निकालता रहा और इनकी जगह आंख वाले भरता रहा, मुझे कौन पूछेगा? इसलिए ये आदमी आपकी कंपनी के अंधों को जाने नहीं देता है और आपकी कंपनी में दो आंख वाले आने नहीं देता है। आप कंपनी के लीगल ओनर हो, दिखावटी, असली आपकी कंपनी को अंदर अंदर ये चला रहा है। आत्मकथा में ट्विस्ट आया क्या? ये आदमी नए को रखने नहीं दे रहा है, पुराने को जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके आने से और पुराने के जाने से इसकी लंका लगती है। और जब भी आप कोई प्रयास करते हो कि मैं नया आदमी ले आऊं, तो ये विरोध करता है। जब भी आदमी कहते हो कि पुराने को हटा दूं, तो ये विरोध करता है, क्योंकि इसके आने और जाने में ये निमट जाएगा। और इसके विरोध से आप डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी जो पूरा धंधा चल रहा है वो यही तो चला रहा है। आपको लगता है पूरा धंधा यही तो चला रहा है, ये विरोध कर गया, ये नाराज हो गया, ये चला गया, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इसको राजी रखने के लिए आप नई हायरिंग भी रोकते हो और पुराने को हटाते नहीं हो। क्या बोलती पब्लिक, ये तो अंदर की बात बता दी राहुल जी आपने। तो सर जी हमें इंटरनल कंसल्टेंट ओनली, आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देख के समझ लिया यूट्यूबर होगा। सर जी यूट्यूब पे 3 दिन है तुम्हारा भाई, 27 दिन फैक्ट्रियों में रहता है, 27 दिन ऑफिसों में रहता है, 27 दिन क्लाइंटों से यही दिमाग लगाता रहता है, क्लाइंटों से ट्रेनिंग लेता है, पढ़ता है, यही तो करते हैं सर। तो हमें तो अंदर अंदर की बातें पता है ना मेरे दोस्त। यूट्यूबर समझने की गलती मत कर देना मेरे को, ठीक है? हम वो कोच नहीं है जो कोचिंग के से जिंदा चलाते हैं। हमारे यूट्यूब से हमारी इनकम 5% आती है, कोचिंग से 15% आती है, 80% हम रियल कंसल्टिंग करते हैं, समझे? कोर्स बेच के वाले नहीं है कि 4-10 घंटे का कोर्स बना दो और बेच बाच के दाल रोटी चला लो। रियल कंसल्टेंट है। चलें भाई साहब, तो क्या करें साहब? तो अब आपके कुछ सवालों का जवाब यही मिल जाएगा। पहला, आपने कहा राहुल जी मेरे पास नए आदमी आते क्यों नहीं? तो पहली बात, नए आदमी आते नहीं क्योंकि आपकी हायरिंग प्रोसेस वीक है। आपने कहा दूसरा कि मेरे पास कोई टैलेंट रुकता क्यों नहीं? बाई चांस आपके पास एक नया टैलेंट आ गया, मान लो आपने हायर किया एक शानदार टैलेंट। अच्छा, आत्मकथा है तो आपकी कहानी होगी। आपने कभी भूले बिसरे एक बढ़िया टैलेंट हायर किया होगा और बंदे को देख के आपकी आंखों में चमक आ गई होगी कि यार क्या बंदा है भाई, मान गया मैं इसको, क्या बंदा है, ये मेरी कंपनी का भविष्य है, ठीक। लेकिन आपने उस भविष्य को किसके हवाले किया? आपने इस भविष्य को किसके हवाले किया? सेनापति के। जैसे कोई नया टैलेंट आता है आप क्या कहते हो? अरे सुनो सेनापति, अरे सेनापति जी नया लड़का हायर किया है, इसको ले जाओ, समझाओ इसको क्या क्या करना है। सेनापति ताड़ देता है कि तो नया लड़का है, समझदार है। तो जब नया लड़का 10 बजे ऑफिस आता है काम करने, 10 बजे का ऑफिस है, नया लड़का 9 बजे आता है कि काम करूंगा मेहनत से, तो ये उसको डांटता है, 10 बजे का ऑफिस है 9 बजे क्यों आता है, आराम से 10:15 आया कर। जब नया लड़का 6 बजे का 7 बजे तक बैठता है तो उसको डांट देता है, 6 बजे का ऑफिस है 5:30 निकल जाएगा, क्यों 7-7 बजे तक बैठा रहता है। नया लड़का जब ज्यादा मेहनत से काम करता है तो उसको टोक देता है, इतना भी काम मत कर, धीरे धीरे कर, सारा एक ही दिन में करेगा क्या। फिर ये चाय की दुकान पे उसको बैठाता है कि अरे भाई तू इतना टैलेंटेड आदमी है, इस कंपनी में क्या कर रहा है? इस कंपनी में तनख्वाह नहीं बढ़ती है, मेरी नहीं बढ़ी 10 साल से, 10,000 में लगा था, आज 18,000 ही है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाते। सेठ जी का गुस्सा खराब है, 4 आदमी के सामने डांट देते हैं, ये कंपनी में तो वैसी दम नहीं है, आजकल तो फलाना टीम का काम चल रहा है, सेठ जी सुनते नहीं है। तेरे तो मैं एक नया आदमी है, घर का सजेशन है, कहीं और ढूंढ लो, यहाँ मजा नहीं है, आ जाओ। तो आपका नया टैलेंट टिकता क्यों नहीं है? ज्वाइन करता है 2-3 महीने में छोड़ क्यों देता है? ये छुड़वा देता है, ये छुड़वा देता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं जी सबके साथ ऐसा नहीं होता, मैं आपकी बात से एग्री हूं, सबके साथ नहीं होता, 90% के साथ होता है, 10% के साथ नहीं होता होगा, 10% के सेनापति बहुत अच्छे होंगे, पर आपका सेनापति अच्छा है तो कोई उप सेनापति निकलेगा ऐसा, कोई ना कोई आपकी कंपनी में ऐसा होता ही है। चलो, तो राहुल जी इसका मतलब सबसे बड़ा पापी तो सेनापति है? नहीं नहीं, सेनापति से भी बड़ा पापी एक बाजार में है, कौन? सर जी, सेनापति सबसे बड़ा पापी नहीं है, उससे भी बड़ा एक पापी सिस्टम में बैठा है, कौन? जल्दी जल्दी बता दो, इससे पहले कि मैं बता दूं कुछ, खुद बोल लो, एक्सेप्ट कर लो, आप खुद स्वयं, ये मान गए ना? सेनापति को सेनापति बनाने वाले आप हो। इस सेनापति को हटा भी दूंगा ना तो आप नया सेनापति खड़ा कर लोगे, कैसे? अभी बताते हैं। आपकी कंपनी में अगर कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो आपने उसको कभी लिखित में काम नहीं दिया कि बेटा तुझे ये काम करना है, आप हर नए आदमी को सेनापति के हवाले कर देते हो, क्यों? आप किसी आदमी को स्वयं लिखित में डिफाइन काम क्यों नहीं देते कैसे करना है? आप किसी नए व्यक्ति को ट्रेनिंग क्यों नहीं देते कि बेटा ये काम तुझे करना ही है तो ऐसे कर ले, तो खुद करके सीखेगा, गलती करके सीखेगा, धीरे धीरे 2-3 महीने में सीखेगा, ले बैठ के मैं तुझे 3 दिन में सिखा देता हूं। आप बंदे को वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हो कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, वो कंफ्यूज होता है, फिर सेनापति से पूछता है, सेनापति वर्बल देता है, कंफ्यूज होकर किसी और से पूछता है, गड़बड़ झाला हो जाता है, लिखित में क्यों नहीं देते? आपकी कंपनी में मैंने आपको बताया कि कंपनी में 4 तरह के लोग हैं, 1 2 3 4, अभी आपको क्लियर हो गया, हाँ वो सेनापति है, वो टैलेंटेड है, वो ऐसा है, वो कामचोर है, ये अब आपको सब समझ में आ गया। आज तक क्यों नहीं आया? आप अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉय के बाद हर हफ्ते एक बार बैठते क्यों नहीं हो? किसी भी एम्प्लॉय के साथ हफ्ते में एक बार बैठो ना, बैठ इधर,
शनिवार को बैठ, पिछले हफ्ते क्या किया बता मुझे, क्या सही क्या गलत, कितना अच्छा कितना बुरा, और अगले हफ्ते क्या करेगा बता मुझे, किया आपने कभी? नहीं किया। आपकी कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेचारा 12 घंटे भी काम कर रहा है, उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2 घंटे मस्ती करता है, बाकी घंटे पॉलिटिक्स करता है, तो भी आप उसको डांटते नहीं हो। आपकी कंपनी में किसी ने 10 लाख की सेल कर दी तो जय माता दी, और 5 लाख की कर दी तो भी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों करते हो? आपकी कंपनी के एम्प्लॉय काम क्यों नहीं करते, मैं बताऊं आपको। आप कहते हो कि एम्प्लॉय मेरे पीछे से काम करें, मैं बोलता हूं एम्प्लॉय आपके सामने भी काम नहीं करते। आपकी इच्छा है कि एम्प्लॉय मेरे पीछे काम करे, अरे तुम छाती पे बैठे हो तो ही काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉय के काम करने का 2 तरीका होता है। चलो मुझे बताओ, सरकारी आदमी काम नहीं करता, सबसे कामचोर आदमी सरकारी आदमी होता है, ऐसा पब्लिक परसेप्शन है, ठीक। सरकारी आदमी कामचोर क्यों होता है? क्यों होता है? 2 तरीके। कोई भी व्यक्ति काम कब करेगा, कोई भी व्यक्ति काम कब करेगा, 2 चीजों से करता है, या तो लालच से या डर से। या तो किसी को कुछ पाने का लालच हो या कुछ खोने का डर हो तो काम करता है। सरकारी आदमी को लालच नहीं है, उसको पता है मेरी तनख्वाह अगर 50,000 रुपए फिक्स है महीने की, तो धरती इधर की उधर हो जाए, मेरे 50,000 रुपए तो आने ही है। अब मैं 8 घंटे काम करूं तो भी 50,000 आएंगे, और 16 घंटे काम करूंगा ना तो भी 50,000 आएंगे। तो मैं एक्स्ट्रा काम करने का जब मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो मैं क्यों भागूं? और अगर मैं 8 की जगह 4 भी कर लूंगा तो भी 50 ही मिलेंगे। तो जब कम काम करने पे कटेंगे नहीं, और जब कम काम करने पे कोई निकालेगा नहीं, तो करूं क्यों? और ज्यादा करने पे कुछ मिल भी तो नहीं रहा, तो क्यों करूं? तो ना लालच है ना डर है, इसलिए काम नहीं करता। आपका एम्प्लॉय काम क्यों नहीं करता? सेम। आपका एम्प्लॉय कितना ही काम कर ले, उसकी कौन सी तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे? और आपका कोई आदमी कितना ही आलस कर ले, कौन सा आपने आदमी को नौकरी से निकालते हो? आपको तो डर लगता है, अरे बता देगा, आपको तो लगता है इसको निकाल देंगे तो नया कहां से आएगा, तो आप तो डर के चक्कर में कोई आदमी कितना ही बुरा काम करे, आप उसको डांट देते हो, गाली बक देते हो, लेकिन वो गाली सुन लेता है, डांट खा लेता है, नौकरी से तो नहीं निकालोगे, तनख्वाह तो नहीं काटोगे, तो डर ही नहीं है उसको। और कौन सा आपने उसको बहुत ज्यादा चीजें दे दी तो लालच भी नहीं है, इसलिए काम नहीं करता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपने कई लोगों के साथ उनकी जिंदगी खराब की, आपने कई लोगों को सेनापति बनाया। कैसे? एक नया यंग टैलेंटेड रिक्रूट आदमी आया, एक पुराना सेनापति, एक नया टैलेंट। सेनापति नए आदमी को बरगला रहा है कि तू मेरी बात मान जा, ये कंपनी खराब है। नया आदमी मानने को तैयार नहीं। नया आदमी कह रहा है सेनापति तेरी ऐसी की तैसी, देख मैं क्या करता हूं। अब सेनापति और नए आदमी का काम देख लेना प्लीज। पहले तो नया आदमी 10 बजे का टाइम था, ये बेचारा रोज 9:30 बजे ऑफिस आता है, 6 बजे का टाइम है, ये 7 बजे तक बैठता है। ये चाय पीने में टाइम वेस्ट नहीं करता, ये एक बार ब्रेक लेता है लंच 20 मिनट का, 20 मिनट में लंच करके वापस काम पे आता है। आपने जितने इसको काम दिए सारे पूरे किए, सारे के सारे सही किए, और हाथ के काम निपटा चुका है, एडवांस में काम कर चुका है। ऐसा हीरा बच्चा कहीं मिलेगा? छुट्टी नहीं लेता, ऑफ नहीं लेता, ब्रेक नहीं लेता, जल्दी आता है, लेट जाता है, सारे काम करता है, सही करता है, एडवांस में करता है। इतना हीरा बच्चा है आपके पास। उसी समय उसी ऑफिस में दूसरा आदमी है, 10 बजे का टाइम है, वो 10:15 आता है, 6 बजे का टाइम है, 9:45 भागता है, 2 बार चाय पीने जाता है आधा आधा घंटे, और 1 घंटे का लंच करता है। जितना काम दोगे उसका आधा करेगा, और जितना करेगा वो भी गलत करेगा, और एडवांस तो छोड़ो, हाथ के काम में उसके पूरे नहीं होते। अब ये दोनों व्यक्ति आपकी कंपनी में 1 साल से काम कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपए की सैलरी पे दोनों लगे हुए थे। अब 1 साल हो गया, मेहनत करने वाला आदमी क्या बोल रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे 20 के 25 तो बनते ही है, और इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसके तो 20 के 20 ही रखेगा, इसके मालिक बढ़ाएगा ही नहीं, और हो सकता है 500,000 रुपए बढ़ा दे, और क्या करेगा मालिक? जो आप हो स्वयं, आपने कभी बैठ के रिव्यू किया नहीं, आप तो अपनी दुनिया में व्यस्त। तो आपने बैठ के कहा सुनो, हाँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? नए लड़के, पुराने लड़के कितनी तुम्हारी? 20, 10% बढ़ा दो, अच्छा तुम्हारी 22, और नए लड़के तुम्हारी कितनी है? बोले मेरी भी 20। बोले हाँ बेटा तेरी भी 22, अपने 2 आदमी हो, दोनों की 22-22 रखेंगे, एक की कम करने से क्या मतलब? तो जब नया लड़का और पुराना लड़का दोनों आपस में मिले, तो पुराने आदमी ने नए आदमी को क्या बोला? पुराने आदमी ने नए आदमी को क्या बोला? जब दोनों की तनख्वाह 1 साल मेहनत करने के बाद 2,000 रुपए बढ़ी, क्या बोला? ले ले थल्लू, और आ जल्दी, और जा लेट, और कर सारे काम, देख तेरे भाई ने कितनी अय्याशी की है, और फिर भी उतनी बड़ी है। हो सकता है तेरी 23,000 हो गई, मेरी 22,000 हो गई, पर 1,000 रुपए के लिए कर रहा था कितनी मेहनत। देख भाई तेरा अय्याशी करता है, कम काम करता है, ऐसी तैसी मालिक की, तो भी तनख्वाह उतनी मिली। तो फिर नया आदमी क्या बोलेगा? वो नया आदमी सेनापति बनेगा नहीं बनेगा? उस नए आदमी को सारे काम आते हैं, सारे स्किल है, लेकिन उसकी काम करने की इच्छा मरेगी कि नहीं मरेगी? और जब उसकी इच्छा मरेगी तो वो खुद काम करना छोड़ देगा, और कोई नया आएगा उसको भी नहीं करने देगा। क्या बोलती है पब्लिक? नया टैलेंट छोड़ के चला जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, या तो कहीं और जाएगा तो भी दिक्कत, और बिगड़ जाएगा तो भी दिक्कत। तो भाई साहब आप बोलते हो, अब आपने कहा सुनो, अब आप मेरे को सुबह आए हो जब से कह रहे हो नए एम्प्लॉय मिलते ही नहीं है, हरकतें देखो अपनी कैसे मिलेंगे। सर वो मेरे पास आते ही नहीं है, क्यों आएंगे? रुकते ही नहीं है, क्यों रुकेंगे? जो रुक गए वो काम नहीं करते, क्यों करेंगे? आपने एम्प्लॉय में गलतियां निकाल के बैठे हो सारी, खुद की गिरबान में मत झांकना कभी जीवन में। दुनिया के भी तो कर रहे हैं, आप ही के
ऑलराइट एवरीवन, क्या आपने अभी तक जो भी हमने देखा समझा इसको ठीक से फॉलो किया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हैव यू बीन फॉलोइंग व्हाट वी जस्ट लर्नड? हैव यू बीन अंडरस्टैंडिंग कि एक व्यापारी की गलतियां